नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के बजट सत्र के दौरान आज दोनों ही सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में आज देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर चर्चा सूचीबद्ध है। ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी। इसके बाद सरकार की ओर से नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन का पूरा खाका सदन में पेश किया जा सकता है। इस बहस में सरकार की रणनीति, सुरक्षा बलों की भूमिका और प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा होगी। राज्यसभा में आज केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भर्ती और प्रमोशन के नियमों में बदलाव है। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही शून्यकाल के दौरान सांसद लोकहित से जुड़े मुद्दे भी उठाएंगे। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के तहत नमो ऐप के माध्यम से असम और पुदुचेरी के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पीएम ने कहा कि पिछले दशक में असम की प्रगति सबके सामने है और राज्य सभी क्षेत्रों में विकास के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के कारण लोग डबल इंजन वाली एनडीए सरकार के अगले 5 वर्षों के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार ने पिछले 5 वर्षों में पुदुचेरी के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है। वैश्विक अनिश्चितताओं और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पीडीएस के तहत केरोसिन का वितरण अस्थायी रूप से फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ये फैसला उन राज्यों में भी लागू होगा जहां पहले केरोसिन वितरण चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया था। उद्देश्य है आम लोगों को खाना पकाने और रोशनी के लिए ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कराना। सरकार ने पेट्रोल पंपों को केरोसिन भंडारण और वितरण की अनुमति दे दी है। साथ ही लाइसेंसिंग नियमों में ढील दी गई है। ये विशेष व्यवस्था 60 दिनों के लिए लागू होगी और 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी कवर करेगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड माइकल मैकले के साथ विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक MC14 के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी न्यूजीलैंड यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति पर भी बातचीत हुई, जिसमें कृषि, खेल सहयोग और भारतीय किसानों को कीवी व सेब की खेती का प्रशिक्षण शामिल है। WTO सुधारों पर भारत ने सदस्य आधारित व्यवस्था और पुराने वादों को पूरा करने पर जोर दिया। वहीं दोनों देशों ने वैश्विक व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाए रखने पर सहमति जताई। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 184 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। राज्य पुलिस के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर मिलाकर 153 अधिकारी और कोलकाता पुलिस के 31 सब इंस्पेक्टरों के नाम इस तबादला सूची में शामिल हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 83 BDO और एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के तबादले के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये बदलाव कुछ बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, 24 परगना समेत कई जिलों में लागू होगा। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अधिकारियों का स्थानांतरण जरूरी माना गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने 284 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से टिकट मिलने से मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। अभिषेक बनर्जी ने इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला फैसला बताया। सूची में कई प्रमुख नाम शामिल हैं और पार्टी ने विभिन्न वर्गों की सीटों पर संतुलित रणनीति अपनाई है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा ने पथुरिया घाट में चुनाव प्रचार किया। शशि पांजा ने कहा कि ये जनता का प्यार है और उनके इसी प्यार को हमें वोट में बदलना है। बंगाल की राजनीति का वो मैदान जहां हर चुनाव में सियासी पारा चरम पर होता है। आज इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी भरेंगे नामांकन। इस मुकाबले में शुवेंदु अधिकारी ने बेहद कम अंतर से जीत दर्ज की और नंदीग्राम पूरे देश की सुर्खियों में आ गया था। नंदीग्राम की खास बात यह है कि यहां हर वोट की कीमत होती है।
आज जनता उन्नयन पार्टी प्रमुख हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि मैं किसी की बी टीम नहीं हूं, मैं खुद ए टीम की कप्तानी कर रहा हूं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज असम में चुनाव प्रचार करेंगे और मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील भी करेंगे। वो मोरीगांव और बोकोघाट में रैलियां करेंगे, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के विकास कार्यों को साझा करेंगे। इससे पहले नितिन नवीन ने धेमाजी और लखीमपुर में कार्यकर्ताओं को गोगामुख से संबोधित किया। ये बैठक बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। असम के मुख्यमंत्री और जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो है, सभी लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं और अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। असम के आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टियां प्रचार के लिए सिर्फ रैलियों और रोड शो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी दल सोशल मीडिया के जरिए वोटर्स तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विकास कार्यों की तस्वीरें, बाढ़ नियंत्रण के प्रयास, सीमा सुरक्षा के मजबूत इंतजाम और अवैध घुसपैठियों को निकालने के अभियानों को दिखाने के लिए अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रील्स, इंफोग्राफिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। बड़े पैमाने पर हो रहे डिजिटल प्रचार पर चुनाव आयोग की भी सख्त नजर है। फेक न्यूज और डीप फेक के दौर में चुनाव आयोग ने नए नियम लागू कर दिए हैं। तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए राजपत्र अधिसूचना आज जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन 6 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकते हैं और मतदान 23 अप्रैल को एक ही चरण में होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने डीएमके का चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। डीएमके के मैनिफेस्टो के मुताबिक राज्य सरकार न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए राज्य सरकार एक समिति का गठन भी करेगी। डीएमके सांसद कनिमोझी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी होने पर कहा, हमें पूरा भरोसा है कि हम सत्ता में वापस आ रहे हैं और हम ये सभी वादे पूरे कर पाएंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेगी। केरलम के कासरगोड जिले की मंजेश्वरम सीट पर इस बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है। के सुरेंद्रन समेत प्रमुख उम्मीदवारों की मौजूदगी से चुनावी जंग कड़ी मानी जा रही है। एसडीपीआई के उम्मीदवार हटने और कांग्रेस को समर्थन देने से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे सियासी समझौता बताते हुए कांग्रेस पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। स्थानीय मुद्दों और विकास के सवालों के बीच सभी दल आखिरी दौर के प्रचार में जुटे हुए हैं। अब 9 अप्रैल को मतदाता तय करेंगे कि इस कांटे की टक्कर में जीत आखिर किसकी होगी। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए द पुदुचेरी ओपन प्लेसेस एक्ट 2000 को सख्ती से लागू किया गया है। इस कानून के तहत सरकारी और निजी संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर या पेंट के जरिए प्रचार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने कहा कि यूटी में पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आयोग प्रतिबद्ध है। तेज गर्मी के बीच अचानक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर आंधी, बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। एक सक्रिय और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में गर्जन वाले बादल बनने, बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलने के साथ साथ हल्की वर्षा होने के भी आसार। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। वहीं कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और बांदीपोरा गुरेज सड़क बंद कर दी गई है। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 16 मार्च के आदेश को चुनौती दी है। याचिका मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने दायर की है, जिसमें कोर्ट निरीक्षण के फैसले पर आपत्ति जताई गई है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में हो रहा है। इस बार प्रतियोगिता में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 650 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के विजेता इस साल सितंबर में चीन के शंघाई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में सचिव देवश्री मुखर्जी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा कि विकसित भारत का रास्ता स्किलिंग से होकर जाता है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, अरे चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। भारत इजरायल के बीच कृषि सहयोग को नया बढ़ावा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की संख्या 100 तक बढ़ाने की योजना बनाई गई। इन केंद्रों के जरिए ड्रिप सिंचाई, कीट प्रबंधन और जल कुशल तकनीकों को गांव स्तर तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसानों की आय और उत्पादन में सुधार हुआ है। नई विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस पहल के तहत आधुनिक कृषि तकनीक सीधे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे भारत की कृषि प्रणाली को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। हरियाणा में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से होगी शुरू, जबकि सरसों की खरीद जारी। सरकार ने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई-खरीद ऐप, जियो फेंसिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे डिजिटल उपाय लागू किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि रबी खरीद सत्र 2026-27 में किसानों को मंडियों में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया। इससे यूपीआई और कार्ड से पेमेंट करना पहले के मुकाबले अधिक सुरक्षित हो जाएगा। वहीं अब लेन देन पूरा करने के लिए केवल ओटीपी की ही पर्याप्तता नहीं होगी। यूजर्स को अब ओटीपी के साथ साथ कम से कम 2 स्तरों के वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। कोल इंडिया लिमिटेड को तेलंगाना विद्युत उत्पादन निगम से 750 मेगावाट घंटा क्षमता वाले बैटरी ऊर्जा भंडारण सिस्टम के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला। ये परियोजना चोटुप्पल में स्थापित की जाएगी और 187.5 मेगावाट पावर के साथ 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति कर सकेगी। इसकी अनुमानित लागत 1057.09 करोड़ रुपए है और इसे 18 महीनों में पूरा किया जाएगा। गुजरात इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड की पहल पर गुजरात सरकार ने एआई क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 100 से अधिक हाई परफॉर्मेंस जीपीयू उपलब्ध कराने की योजना घोषित की। ये पहल इंडिया एआई मिशन के तहत लागू होगी। इसका उद्देश्य स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी विभागों को उन्नत कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है। एनसीएलटी ने बीएसई की अपील खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि दिवालियापन मामलों में डीमैट खातों को डिफ्रीज करने का अधिकार एनसीएलटी के पास है। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स ने एफएसएस के मैनेज्ड सर्विस कारोबार को 115 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा कर दी है। इस अधिग्रहण से कंपनी के एटीएम नेटवर्क में 8000 मशीनें जुड़ेंगी और जिससे कुल संख्या 39,000 हो जाएगी।
ठाणे उपभोक्ता आयोग ने ओला इलेक्ट्रिक को नवी मुंबई के ग्राहक का खराब स्कूटर नया दें या पूरी राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने मानसिक पीड़ा के 20,000 रुपए और कानूनी खर्च के 15,000 रुपए का मुआवजा भी तय किया। ओला इलेक्ट्रिक ने मामले में पेश नहीं होकर लापरवाही दिखाई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पीएफआई ने भारतीय शेयर बाजार से मार्च में अब तक रिकॉर्ड 1,13,810 करोड़ रुपए की निकासी की। ये एफपीआई द्वारा अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री है। हालांकि इसी अवधि के दौरान एफपीआई ने भारतीय ऋण बाजारों में 5,376 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। एनएसई 13 अप्रैल से ग्लोबल बेंचमार्क से जुड़े क्रूड ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा लॉन्च, जिससे देश के कमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार में निवेशकों को मिलेंगे नए विकल्प। शालीमार एक्सप्रेस हादसे ने पाकिस्तान रेलवे की व्यवस्था की पोल खोली। जांच में सामने आया कि कई कोच के ब्रेक फेल थे। करीब 60% कोच तकनीकी खामियों से भरे थे और फिर भी ट्रेन को चलाया गया। वहीं हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदारी सिस्टम की बजाय ड्राइवर पर डालने की कोशिश हुई, जिससे रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्दुल्लती ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से की मुलाकात। वहीं शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता जताते हुए खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने पर चर्चा की। पाकिस्तान ने ईरान से जुड़े जारी तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिका ईरान के बीच संभावित वार्ता की मेजबानी करने की पेशकश की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि इस्लामाबाद जल्द ही सार्थक बातचीत के लिए मंच तैयार करने को तैयार, हालांकि दोनों पक्षों की सहमति स्पष्ट नहीं है और क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ने पुष्टि की है कि ईरान के खोंडाब स्थित भारी पानी उत्पादन संयंत्र पर बीते 27 मार्च को हुए हमले में भारी नुकसान हुआ। इस हमले के बाद अब ये संयंत्र पूरी तरह से गैर संचालित यानी कि नॉन ऑपरेशनल हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि IAEA के मुताबिक इस संयंत्र में कोई घोषित परमाणु सामग्री मौजूद नहीं थी। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि न हमलों के बावजूद अब तक किसी भी प्रकार के विकिरण रिसाव यानी कि रेडिएशन लीक की सूचना नहीं मिली और स्थिति नियंत्रण में है। यमन के हुती विद्रोहियों के इजराइल पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव, जिससे दुनिया भर में सामान की सप्लाई पर पड़ा असर। संकट के कारण कच्चे तेल की कीमत $115 से ऊपर पहुंची, जिससे केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि गैस, उर्वरक, प्लास्टिक और विमानन ईंधन के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ईरान ने कुवैत के एक प्रमुख बिजली और जल विकिरण संयंत्र को निशाना बनाया है। इस हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि संयंत्र की सर्विस बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। कुवैत के बिजली मंत्रालय की प्रवक्ता फातिमा अब्बास जौहर हयात ने घटना की पुष्टि करते हुए इसे कुवैत के खिलाफ ईरानी आक्रामकता बताया है। वहीं भारत सरकार ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ईरान के IRGC प्रवक्ता इब्राहिम ने डोनाल्ड ट्रंप की जमीनी कार्रवाई संबंधी धमकियों को महज एक कोरी इच्छा बताते हुए कहा कि किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका पर जमीनी हमले की तैयारी का आरोप लगाया, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने एक रूसी तेल टैंकर को क्यूबा जाने की दी अनुमति, जिससे अमेरिकी पाबंदियों के बीच द्वीप देश को मिल सकती है राहत। रूसी समाचार एजेंसी ने कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी के साथ मीडिया सहयोग समझौते पर किया हस्ताक्षर। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समाचार आदान प्रदान और मीडिया सहयोग को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में देश भर के खिलाड़ियों के बीच शानदार मुकाबले के बीच 5वें दिन का कर्नाटक 15 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में फिलहाल ओडिशा 9 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे, जबकि अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी अब तक 5 स्वर्ण पदक जीतकर तीसरे पायदान पर मौजूद हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में मुंबई इंडियंस ने अपने अभियान का आगाज शानदार अंदाज के साथ किया। अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी KKR ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 19 ओवर 1 गेंद में 4 विकेट पर 224 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया।
इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स अपने अभियान का करेगी आगाज। ये मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रगन्नानंदा ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। उन्होंने पहले दौर में नीदरलैंड्स की जीएम अनिश गिरी को हराया। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के महिलाओं के वर्ग में भारतीय ग्रैंडमास्टर और विश्व महिला कप चैंपियन दिव्या देशमुख ने आखिरी समय में टूर्नामेंट में शामिल होकर यूक्रेन की अन्ना मुजेचुक से ड्रॉ खेला। भारत की आर वैशाली ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में अपने पहले ही मैच में कड़े मुकाबले के बीच कजाकिस्तान की बिबिसारा असाउबायेवा के साथ ड्रॉ खेला। दिल्ली के ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड में नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में जिंदल पैंथर ने जयपुर अचीवर्स को 9-8 से हराकर चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया। जिंदल पैंथर्स के कप्तान नवीन जिंदल और लोकसभा सांसद नवीन जिंदल ने जीत के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए मैन ऑफ द मैच चुने गए रामिरो जावालेटा के प्रदर्शन की सराहना की। भारतीय मुक्केबाज आज एशियाई चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इस चैंपियनशिप के जरिए मुक्केबाजों को राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। भारत की रक्षिता रामराज ने वियतनाम इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने हांगकांग की लोसिन यान हैप्पी को 3 गेम में 16-21, 21-15, 21-16 से हराकर महिला एकल खिताब जीता। 10वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 कांस्य पदक जीते। भारत के अनु को लड़कियों के वर्ग में कांस्य पदक मिला, वहीं गौतम को लड़कों के वर्ग में तीसरे स्थान पर विजेता घोषित हुए। इटली के यानिक सिनर ने मियामी ओपन 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में सिनर ने चेक खिलाड़ी जीरी को 4-2, 4-2 के अंतर से हराया। एलेक्स ने शानदार प्रदर्शन के साथ हीरो इंडिया ओपन खिताब अपने नाम कर लिया है। यह उनका पहला डीपी वर्ल्ड टूर खिताब रहा। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।